आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के बारे में। तेजस मार्क 1A को लेकर डीआरडीओ ने एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में आप सबने सुना होगा कि भारतीय वायुसेना ने एचएएल के साथ तकरीबन 62,370 करोड़ रुपए में 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A जेट्स की डील को फाइनलाइज किया है। और ये डील मुख्यतः भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाने में अपना सहयोग देने वाली है। इस डील के अंतर्गत हमें डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया स्वयं रक्षा कवच, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, वो देखने को मिलेगा, जिसको डीआरडीओ की लैबोरेटरी कैस डीआईसी और डीआरडीएल की तरफ से विकसित किया गया है। और ये मुख्यतः जो वेस्टर्न इक्विपमेंट्स हैं या वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हैं, उनके अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में तेजस की सर्वाइबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा एलिवेट करेगा। अब ये कंफर्मेशन इस चीज़ पे आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इसके लिए जो हरी झंडी है वो दी है। अब आपको बता दें कि इसके चलते एयरक्राफ्ट का जो ओवरऑल इंडिजिनस कंटेंट परसेंटेज है, ये 64% से भी ज़्यादा हो जाएगा। और स्वयं रक्षा कवच हमारे लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो सिस्टम है उसकी भूमिका तो निभाएगा ही। इसमें हमें बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार वार्निंग रिसीवर्स देखने को मिलते हैं, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर देखने को मिलता है या जैमर पॉड देखने को मिलता है। और उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये रेडार थ्रेट्स को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और इसके अलावा दूसरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो कि तेजस की सर्वाइबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं, वो भी हमें देखने को मिलने वाला है। और यही सारी चीज़ें इसको काफ़ी ज़्यादा अब दूसरे जो सिस्टम है उनसे अलग करती है। वहीं डीआरडीओ की तरफ से ये भी कहा गया कि वो इस समय प्रयासरत हैं कि और भी दूसरे जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं इस समय तेजस में, उसको हम इंडिजनाइज करें, ताकि जो 100% आत्मनिर्भरता है वो आने वाले भविष्य में प्राप्त हो सके। हालांकि 100% आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त होगी इसके बारे में तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो कदम हैं अब वो अनवरत बढ़ाए जा रहे हैं। हमारी दूसरी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एमका के नेवल वेरिएंट के बारे में। क्या भारतीय और नौसेना अब एमका के नेवल वेरिएंट को ज्वाइन करने वाली है? इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा क्या कह दिया है एमका के नेवल वेरिएंट को लेकर जिसने भारतीय नौसेना का ध्यान आकर्षित करवाया है? देखिए, अगर हम एमका नेवल वेरिएंट की बात करते हैं तो ये खबरें 2019 से लगातार चल रही हैं। एक समय ऐसा था जब भारतीय नौसेना इसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर थी, लेकिन उस समय तत्कालिक तौर पर आडा ने कहा था कि पहले एयरफोर्स वेरिएंट विकसित हो जाने दीजिए, उसके बाद इसका जो नेवल वेरिएंट है ये भी आपके लिए बना के दिया जाएगा। और उसके बाद से टेडबिया प्रोग्राम की शुरुआत होती है। लेकिन अब हाल ही में मीडिया संस्थान आईडीआरडब्ल्यू की बात करें तो आईडीआरडब्ल्यू से बात करते हुए भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने ये कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली भारतीय नौसेना को एमका प्रोग्राम में इनवाइट किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना को भी चाहिए कि वो एमका का जो नेवल वेरिएंट है इसको विकसित करने में अपना योगदान दें। और इसका जो नेवल वेरिएंट है ये निस्संदेह भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने तो क्लियरली कहा कि डिग बेस्ड वेरिएंट न सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए हितकर होगा, बल्कि भारतीय नौसेना को बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जब आप किसी फाइटर जेट को भारत में बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पूरा लॉजिस्टिक होगी, और जो भी चीज़ें होंगी ज़रूरत की वो आपके पास अवेलेबल होंगी। हमने जब भी नेवल वेरिएंट की बात करी और हमने फॉरेन जो कंटेंडर्स हैं उनकी बात करी तो हमारे सामने चैलेंजेस यही होते थे। इनफैक्ट नौसेना के सामने चैलेंजेस यही होते थे कि उन्हें डर होता था, लॉजिस्टिक कैसे देखेंगे, मेंटेनेंस कैसे देखेंगे, कॉस्ट का क्या होगा। उन्होंने कहा कि एमका के नेवल वेरिएंट में तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होगा, कॉस्ट हम कट करेंगे और भारतीय नौसेना की नीड्स जो हैं वो ईजिली पूरी की जा सकती हैं। और यही चीज़ उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि भारतीय नौसेना ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है और ये कब करेगी हम नहीं बता सकते। लेकिन भारतीय नौसेना के करंट इंटरेस्ट की बात करें तो फिलहाल ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर पर पूरी तरीके से स्टिक है। उनका ध्यान कहीं भी भंग नहीं हो रहा है और वो किसी भी प्रकार से ये चाहते हैं कि टेडबीएफ को 2026 के मध्य तक जो सीडीआर है वो कंप्लीट करके सीसीएस के पास भेजा जाए, जहां से फंड्स अप्रूव किए जाए और फिर इनके प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर दिया जाए। टेडबीएफ वैसे कैपेबिलिटी वाइज बहुत ज़्यादा कम नहीं है एमका से। हाँ, ये बात अलग है कि एक तरफ जहां एमका एक लेजिट 5th जनरेशन फाइटर है जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी को होस्ट करता है, तो वहीं इसके तुलना में ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर एक 5th जन माइनस एयरक्राफ्ट है जो कि सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसका फ्रंटल सेक्शन तो काफ़ी ऑप्टिमाइज है स्टेल्थ के लिए, लेकिन जो रियर सेक्शन है उसमें हमें 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो झलक है वो देखने को मिलती है। और भारतीय नौसेना ने तकरीबन 80 टेडबीएफ फाइटर जेट्स पे अपनी नजरें बनाई हुई हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट इंगित करती हैं कि ये नंबर्स 100 को पार कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली ये चीज़ें 80 पर इस समय लॉक्ड है।
हाँ, अब ये चीज़ है कि भारतीय वायुसेना का ये प्रपोज़ल है, इसको ईज़िली भारतीय नौसेना इग्नोर तो नहीं करेगी, क्योंकि एमका की जहाँ तक बात रही, एमका टेडबीएफ को कॉम्प्लीमेंट करने का काम ज़रूर करेगा और भारतीय नौसेना की जो एक विज़न था, जिसके अंतर्गत वो 5th जनरेशन फाइटर्स को ऑपरेट करना चाहते थे, ये विज़न एमका के थ्रू पूरा हो सकता है। एमका को आपको खुद को पता है कि जो 2025 मई है, उसमें ग्रीन लाइट मिली थी, जहाँ पर ये कहा गया था कि इसका जो प्रोटोटाइप है 2028 में रोल आउट किया जाएगा और 2028 के अंत या 29 की शुरुआत में इसकी जो पहली उड़ान है, वो आयोजित कर ली जाएगी। हालाँकि हाल ही में जो टिप्पणी इंडियन एयरफोर्स चीफ ने करी है, उस हिसाब से बात माने तो इसका डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट चल रहा है और इंडियन एयरफोर्स 2028 में इसकी पहली उड़ान को टारगेट करके चल रही है और जितने भी व्यवधान थे, जितने भी अवरोध थे इस प्रोग्राम में, उनको दूर किया जा रहा है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो बन के तैयार हैं। इस समय इंटरनल वेपन बे और दूसरी कैपेबिलिटीज़ पे काम चल रहा है। हालाँकि ये एयरक्राफ्ट इंटरनल वेपन बेस के साथ तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा हमें इसमें सुपर क्रूज़ कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। एआई ड्रिवन नेटवर्किंग होगी जो कि एयर डोमिनेंस को सुनिश्चित करेगी। सीनियर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल चीफ ने ये भी कहा कि नेवल एडॉप्शन जो होगा एमका का, इसको नेवल एमका का नाम दिया जाएगा और ये एक नेचुरल इवोल्यूशन होगा जहाँ पर हमारी जो आर&डी है, ये भारतीय नौसेना को पूरी तरीके से मदद करेगी। हालाँकि उन्होंने ये कहा कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिनको हमें पूरा विश्वास है कि एचएएल या आडा की तरफ से टैकल कर लिया जाएगा और वो चैलेंजेस हैं कि जो नेवल वेरिएंट है, उसमें कैसे जो फोल्डेबल विंग्स हैं, ये डाली जाएँ। इसके अलावा जो रीइंफोर्स्ड अंडर कैरेज है, अरेस्टर हुक्स है, इन सारी चीज़ों का जो इंक्लूजन है, ये अगर हो जाता है तो नेवल वेरिएंट पूरी तरीके से भारतीय नौसेना के लिए हितकर होगा। हालांकि आपको बता दें कि मेन चैलेंजेस तो यही हैं और इसी को लेकर के 2021 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ये कहा था भारतीय नौसेना से कि एमका का नेवल वेरिएंट जितना आसान लगता है, ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर हम फोल्डेबल विंग्स पे काम करते हैं, अंडर कैरेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो काफ़ी हद तक है कि इसकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रभावित होंगी। अब क्योंकि इस समय पहली बार भारत काम कर रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि आडा बना नहीं सकता, लेकिन क्योंकि आडा पहली बार इस पे काम कर रहा है तो आडा ने कुछ समय मांगा है। उन्होंने कहा कि जब तक हम इस पे काम कर रहे हैं, आपको टेडबीएफ की तरफ जाना चाहिए और अपनी तत्काल ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि ये प्रोग्राम भविष्य में हमें कंफर्म तौर पर देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारतीय नौसेना ये चाहती है कि पहले आप एक प्लेटफॉर्म को इंडक्ट करवा दीजिए, उसके बाद हम खुले तौर पर आपका समर्थन करेंगे और इसीलिए भारतीय नौसेना इस समय ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर के ही काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और इसी पे काम कर रही है। हालांकि टेडबीएफ इंजन को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है कि क्या इसमें F414 देखने को मिलेंगे या फिर इसमें इंडिजिनस 120 किलोटन का इंजन देखने को मिलेगा। ये तो हमें आने वाले भविष्य में क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना तो क्लियर है कि भारतीय नौसेना इस समय अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है सिर्फ टेडबीएफ में और ऑफिशियल रिप्लाई क्या है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर भारतीय नौसेना इस प्रोग्राम को ज्वाइन करती है तो कैपेबिलिटी बूस्ट तो काफ़ी बेहतरीन मिलेगा और इसका फ़ायदा भी भारतीय नौसेना को ज़रूर मिलेगा। आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।